नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। आज की क्लास वैसे बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जो कुछ भी नहीं जानते हैं किसी एलिमेंट के बारे में, उनके विन्यास के बारे में, आज ये जानेंगे। बिल्कुल शून्य से उनको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले तत्व के बारे में जानिए। तत्व के बारे में जानने के बाद ये समझिए उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता क्यों होती है, और जब आवश्यकता समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आज इसी टॉपिक को लेकर के हम आए हैं आप लोगों के सामने। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से या किसी भी तत्व के बारे में पूरी जानकारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की टॉपिक। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इसको मत भूलिएगा। चलते हैं एक नई टॉपिक जिसको हमने नाम बताया आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऐसे कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, ये भी शब्द कुछ उल्टा लगता है। तो मतलब ये समझिए कि परमाणु जो होता है उसके नाभिक के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में सेल्फ रोटेशन करते रहते हैं, मतलब स्वयं गति करते रहते हैं, और इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चक्कर भी लगाते रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई, इसको तो पहले से भी जानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बचता है चारों ओर पाया जाता है, विभिन्न कक्षाओं में पाया जाता है। वो विभिन्न कक्षाएं होती क्या है, आज ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। वो विभिन्न जो कक्षाएं होती हैं उनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या का तात्पर्य है कि वह कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हों, वह कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों, वही उनका मुख्य क्वांटम नंबर कहलाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें बहुत आगे की हैं। पहले आप छोटे छोटे चीज़ों जानिए कि प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, तब पहुँचेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहले समझिए कि परमाणु जो होता है किसी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु की 3 मौलिक इकाइयाँ होती हैं। वो 3 मौलिक इकाइयाँ जो होती हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 मौलिक इकाइयाँ हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मिल करके नाभिक की संरचना बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस नाभिक के चारों ओर आवेश को संतुलित करने का कार्य करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बाकी खोज के बारे में देखेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। वैसे प्रोटॉन की खोज हम जानेंगे किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया, जिसको आप थॉमसन कहते हैं, जिसने परमाणु का तरबुज मॉडल दिया था। ये पिछली वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। आप वीडियो को स्क्रॉल करते जाइए, नीचे आपको ये यानी कि शुरुआत का ये लेक्चर आपको मिलेगा, परमाणु का मॉडल जिसमें टॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो फिलहाल आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक है। इसमें आप ये जानेंगे जो इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नहीं पता हो पाता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब कोई कह दे नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया गया, इलेक्ट्रॉन कोई कह दे यहाँ पर आ गया। तो स्पष्ट होना चाहिए वास्तव में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन जानने के लिए उनका विन्यास करना अनिवार्य होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वहीं हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस कोश में या किस उपकोश में घूम रहा है। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता पड़ती है। इतना ही नहीं, आवर्त सारणी में जब हम आपको आवर्त सारणी बताएंगे, आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान डिटरमाइन करने के लिए कौन सा तत्व आवर्त सारणी के फर्स्ट ए में होगा, सेकेंड ए में होगा, 7th ए में होगा, तमाम उसमें वर्ग बने हुए हैं, आवर्त बने हुए हैं, किस आवर्त में होगा, किस वर्ग में होगा, इन सारी बातों की जानकारी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से मिलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको 1 बाय 1 करके बता देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखता हो सबके पास लिखा हुआ दिखा दिया है, n प्लस यल, n प्लस यल, n प्लस यल सबके लिए। n प्लस यल होता क्या है? n प्लस यल का मतलब होता ऊर्जा, आप जाने रहेंगे। n प्लस यल का मतलब होता है ऑर्बिटल की ऊर्जा, ऑर्बिटल की ऊर्जा। ऑर्बिटल की ऊर्जा से तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण हुआ है ऊर्जा के अनुसार हुआ है। हर ऑर्बिटल की अपनी एक ऊर्जा होती है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है जो उस ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है किसी की ऊर्जा 10 हो और आप 5 ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में रखें, तो ये संभव ही नहीं है। यानी हमारे कहने का मतलब है जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, अन्यथा अगर उससे ज़्यादा भरने का प्रयास करेंगे तो वो दूसरी वाली कक्षा में दूसरे वाले सबसेल में कूद जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितने भी आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको अंक 1 2 3 4 मतलब 8 तक हमने लिखा है, ये जितने भी अंक दिखाई देते हैं वास्तव में यही है n। इसी को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो बात आ गई यल की। यल कौन होता है? यल जितना आप देख रहे हैं एस पी डी और एफ दिखाई दे रहा है आपको, ये सब एल होते हैं, जिसको दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने साइड में लिखा है यन, ये अगर कहीं पर यस दिखाई दे तो उसके लिए यल का मान 0 होता है। कहीं पर यदि पी दिखाई देता तो उसके लिए यल का मान 1 हो जाएगा। कहीं डी दिखाई देता है तो उसके लिए यल का मान 2 हो जाएगा। कहीं एफ दिखाई दे तो उसके लिए यल का मान 3 होगा। इस बात को ख्याल में रखेंगे आप लोग। यहाँ पर बाकी जो अंक दिया गया, हमने देखो ये -s को काटा है, अब उसके लिए n बराबर 1 हो गया, यल बराबर 0 हो गया, इसलिए योग करेंगे तो उसका मान आएगा 1। फिर दूसरे वाले में चलते हैं। n का मान यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, n का मान यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। यल का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना? यस। तो 2 और यस मिला करके ये कितना हो गया? ये 0 हो गया। फिर उसके बाद तीसरे में चलते हैं। कुल मिला करके यहाँ पर हमको 3 लेकर के आना है। अब आप कहेंगे n प्लस यल, अब यहाँ पर 2 n दिखाई दे रहे हैं, एक 3 का भी है और एक 2 का भी है। कौन सा n यहाँ पर हम रखेंगे ये देखना है। और यल का मान देखेंगे, इसमें p भी है और s भी है, किसको हम रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मुख्य रूप से आप इस n को मानिए 3 और इस यल को मानिए 0। तो यहाँ पर 3 और 0 मिला करके हो गया 3। वैसे ही 4s 3p ये कट रहा है। अब ये नहीं करना आपको, n का मान 3 है, करेंगे तो आएगा वही मान। इसमें भी देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि 3 है, n बराबर 3 है, यल बराबर यस है, यस बराबर देखिए यहाँ पर 0 है, तो 3 और 0 मिला करके 3 हो गया। यहाँ पर 2 है, इसके लिए यल का मान कितना है? 1 है। यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, तो 2 1 3, कहने का मतलब हो गया 3। लेकिन और आप इसको और ध्यान से समझिए कि जितनी जगह पर ये कटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, सबके n और यल का मान यहाँ पर योग करके लिख दिया गया। किसी का भी उठाइए, जैसे अभी हम मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम 4 लेते हैं। अब 4 वाले में कौन कौन कटने लायक है? 4s 0 ये हो गया, 3 1 4 हो गया 4। 5 वाले में देखिए 5s 0 हो गया, 4p का मतलब 1 होता है, तो 4 1 5 हो गया, 3 और 2 5। डी का मान देखिए 2 दिया गया, 3 2 5। अगर इसका मान 5 आता है तो ये 5 वाली कैटेगरी में रखने लायक है। अब ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ n और d मिला करके कितना बना लिया? 5, लेकिन ये 4 और ये 2 मिला के बना लिया 6। कारण ये इसके साथ नहीं रह सकता है। इनका एक स्तर है, इनका एक लेयर होता है, वो अपने ही लेयर में रह सकते हैं। जैसे एक लेयर होता है 1 का, तो दूसरा लेयर होता 2 का, तीसरा 3 का, चौथा 4 का, पांचवा 5 का, छठवां 6 का। अब पहले वाले लेयर में केवल और केवल 1s आ सकते हैं, दूसरे लेयर में 2s ही आ सकता है, तीसरे लेयर में 3s और 2p आएगा, चौथे लेयर में 3p 4s आएगा,
5वें लेयर में 3d 4s और 5s आएगा, 4p और 5s आएगा। छठे में 4d 5p और 6s आ जाएगा। 7वें में 4f 5d 6p, आप कहीं भी जोड़िए आएगी वैल्यू इसमें। 7 वाले में 7 आएगा, 7 और ये 0 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। मतलब 7 वाले में जाएंगे तो सभी के n + l का मान जो होगा 7 होगा। अच्छा, अब बात ये आती है हमने इसको ऐसे क्यों बना दिया, कहाँ से इसका विन्यास करेंगे। देखिए, आप यहाँ से आने के बाद ऐसे फिर घूमेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ लौटेंगे, जाएंगे वहीं जहाँ शुरुआत किए हैं, फिर ऐसे ही जाएंगे, फिर इसके पास, फिर यहाँ घूम करके जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ 5s से जाएंगे, फिर हम 4d में, 6s से हम जाएंगे फिर पहले 4f में, और 7s से हम जाएंगे ऐसे इसी प्रकार से 5f में, फिर आकर के आप 8s पर निकल जाएंगे। इसकी सभी की ऊर्जा जो है वो 8 आ जाएगी। अब कैसे विन्यास करेंगे इसे समझिए। जैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एक लाइन में छोटा सा लिख देते हैं। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये देखिए यहाँ पर 3d हम पा गए हैं, ये है 4s 3d के बाद 4p है और ये 5s है। इस प्रकार से ये आप बढ़ाते हुए आगे चले जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा आपको 8s। चलिए, इस प्रकार से अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का हमें वितरण करना है, यस होगा तो उसमें केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी होगा तो उसमें 6 भर सकते हैं, डी होगा उसमें 10 भर सकते हैं, एफ होगा उसमें 14 भर सकते हैं। और ये जो 2 6 और 10 14 हमने लिखा है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, यस में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। हाँ, कम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम पर सही होगा। जैसे एक विन्यास हम करें किसी का, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया आपको सोडियम। सोडियम का नंबर जो होता है 11, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो होते हैं 11। आप करिए विन्यास करेंगे, पहले मिलता है आपको 1s में लगाएंगे 2, फिर मिलता है 2s में करेंगे 2, फिर होता है 2p में करेंगे 6, उसके बाद आता है 3s, होता तो 2 लेकिन भरेंगे 1, क्योंकि इतना करने के बाद 6 4 ये 10 हो गया, प्लस 1 बराबर ये 11। कुल मिलाकर के हमें 11 इलेक्ट्रॉन लेकर के आना है। तो विन्यास का यही तरीका सही होता है। और भी चलें, जैसे अभी मान लें हम 19 मतलब पोटेशियम का करते हैं। पोटेशियम में देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ देखिए, ये इसका पहला कोष है, दूसरा कोष यहाँ तक है, तीसरा कोष यहाँ तक है, चौथे कोष की शुरुआत हुई है। पहले कोष में कुल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कुल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में देख रहे हैं 6 2 8 1 9, सॉरी, तीसरे कोष में कुल 8 है और चौथे कोष में जो है कुल 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो 2 8 10 8 18 1 19। इस प्रकार से ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप 21 का करना चाहोगे, जिसका होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखिए यहाँ पर 4s के बाद 3d लिखा हुआ है। उसमें भी कुछ लोगों की ऐसी तकलीफ़ें बन जाती हैं कि आप 4s क्यों पहले लिख दिए हैं, 3d को बाद में क्यों किए हैं। 3d को तो यही होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था। इसको अभी तुरंत बताते हैं। ये सस्पेंशन अक्सर विद्यार्थियों में बना रहता है, लेकिन आज उस सस्पेंशन को दूर कर लीजिए। 4s का मतलब होता, 4s का मतलब हमने 0 बता दिया, यहाँ पर हो गया 4, और 3 + d का मतलब 2, ये बराबर हो गया 5। तो जरा बताइए किसकी ऊर्जा कम है। आप स्वयं बता सकते हैं। 4 नंबर की ऊर्जा कम है, 5 नंबर की ऊर्जा ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऊर्जा के क्रम में किया गया है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले कम वाले ऊर्जा में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अधिक वाले में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4 नंबर में जाएगा, तब उसके बाद 5वें में जाएगा। इसीलिए 4s को पहले और 3d को बाद में किया गया है।
ऐसा नहीं है कि 4s को बाद में करके रख ले। जब आप कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया करेंगे, संकरण निकालना चाहेंगे, तब वहाँ पर आप 3D को पहले और 4s को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रम की जरूरत होती है। चले इसी प्रकार से आपने विन्यास किया, 1s में हो गया, इसमें हो गया, 2s में 2 में हो गया, 3 वाला यहाँ तक गया, यहाँ भी है, 4 वाला बीच में आ गया, इसी का रीजन रहा ये। तो कुल मिलाकर के इसमें भी 21 इलेक्ट्रॉन है जिसका विन्यास कर दिया गया। हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 29 नंबर जिसको आप कॉपर कहते हैं, या उसके पहले आप 24 नंबर देख लीजिए, 24 है क्रोमियम का। क्रोमियम का जब विन्यास करेंगे कहते हैं अपवाद है, इसको रटना है। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने पर बिल्कुल नहीं आएगा, आप रटेंगे वो सब गायब होता हुआ चला जाएगा। केमिस्ट्री एक समझने का विषय है, आराम से समझेंगे, उसको अपने माइंड में रखेंगे, बार बार उस चीज़ को फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। यदि आप चाहें कि नहीं केमिस्ट्री एक दिन में हम पढ़ करके पूरा टॉप कर ले जाएं, जेई निकाल दें, इंटर की पढ़ाई बिल्कुल टॉप कर दी, ये संभव नहीं है। उसके लिए ज़रूरत है लगातार पढ़ने की, बराबर उस किताब से या उस टॉपिक से बना रहना होता है। यहाँ पर देखिए क्रोमियम कैसे कहते हैं अपवाद है, जैसे देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, 4s2 कर देते हैं और 3d यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। यही समस्या है, इसको कहते हैं लोग अपवाद है। देखिए जोड़ने में तो बिल्कुल बराबर आ रहा, 2 6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, बिल्कुल 24 आना चाहिए, 24 आ गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्यों? अब यहाँ पर समझिए आप, इसे हम ऊपर का हटा देते हैं क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए ये ऐसा क्यों होता है, इसे लोग अपवाद क्यों मान करके गुमराहित करते हैं। मैं कहता हूँ ये अपवाद नहीं है, उसमें गुमराहित मत होइए। यहाँ पर 4s और 3d का मैटर है, इन्हीं दोनों का मैटर है। चलिए ऐसे कर दिया हमने, 4s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कन्फर्म, संतुष्ट हैं आप इससे? बिल्कुल जो हमने लिखा था, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो सीमा है 2 और 10 ही है। यहाँ तक संतुष्ट हैं आप? फिर ये इनका जो है ये स्टेबल स्टेज कहा जाता है। ये स्टेज जो होता है इनका बहुत ही अस्थायी स्टेज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकाला नहीं जा सकता है। अगर निकालेंगे भी तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि अब दूसरा हम लिख देते हैं, यदि 4s1 कर दिया जाए और इसका संबंध 3d5 से कर दिया जाए तो बिल्कुल ये भी जान लीजिए जैसे ये स्टेबल स्टेज था वैसे ये भी स्टेबल स्टेज ही होता है। हाँ, यदि हम ऐसे कर लें, 4s2 कर लें और 3d4 कर लें तो यहाँ पर ये तो स्टेबल स्टेज में है लेकिन ये स्टेबल स्टेज में नहीं है। 3d4 जो है वो अनस्टेबल है, जबकि 4s क्या है? स्टेबल है। अब यहीं पर प्रश्न खड़ा होता है कि 4s2 और 3d4 क्यों सही नहीं है, जबकि मैं कहता हूं कि 4s1 और 3d5 ही सही है। मैं ही क्या, हर कोई कह सकता है, जो अपवाद मानता है वो भी वही कहेगा और मैं तो कहूँगा ही 4s1 और 3d5 ही सही है। अब देखिए क्यों ऐसा सही है। आपके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे ये यहाँ पर एक हम आपको समस्या दे रहे हैं, प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक घर है और ये घर की जो है कह सकते हैं सदस्य हैं, चूँकि अब तो रीजनिंग में बात पहुंच जाती है, या ऐसा करें उस एग्जाम्पल को लेंगे, कुछ गहरी रीजनिंग में चला जाएगा, वो अच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, सपोज करिएगा 2 व्यक्ति हैं, हम 4s और 3d को लेकर के बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम 4s है और एक व्यक्ति का नाम 3d है। दोनों को प्यास लगी है, दोनों ही प्यासे हैं, यहाँ पर दोनों ही प्यासे हैं और पानी मौके पर 4s के पास है और पानी का कोई विकल्प नहीं है। पानी का कोई विकल्प है ही नहीं,
फोरेस के अलावा और पूरे एरिया में कहीं पानी दूर दूर तक मिलने वाला नहीं है। और फोरेस के पास पूरी तरह से एक बोतल भरा हुआ है। और ये भी है, फोरेस यदि आधा पी ले तो वो भी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद का जो पानी है उसके लिए एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा। और ये जो 3D4 है, ये इसको भी पानी की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा पा जाता, उसके अंदर भी जान आ जाता। तो क्या सही है? इसके पास अतिरिक्त पानी होते हुए क्या इसको नहीं देगा? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं, इस बात को भी ख्याल करिएगा। मित्र का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मंडली के है ये। तो आप क्या करेंगे? क्या आप 3D4 को वैसे ही रहने देंगे? 4S अपना आधा पानी पी करके, 4S 1 पी करके 1 को ऐसे अपने बोतल में रख करके दिखाएगा, जबकि ये दोनों मित्र हैं? तो ऐसा नहीं करेगा। एक कॉमन सेंस की बात है। आप जरूर कहेंगे कि हम 4S को भी दे दें, उसका भी काम हमारी बराबरी में आ जाए। जो प्यास है उसकी भी बुझ जाए, मैं तो बुझी ही है। तो क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो 4S1 ये हो गया और 3D5 ये हो गया। दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है वो सेम हो जाती है। तो गाइज आप बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर एनर्जी को इक्वल करने के लिए, यानी इक्वालिटी लाने के लिए, एनर्जी में इक्वालिटी लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या? 4S1 और 3D5। अब दोनों की एनर्जी 4S की और 3D की इक्वल हो गई। नहीं तो यहाँ पर सिमिलरिटीज बिल्कुल नहीं थी। ये 4S अलग होता और 3D अलग होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से यानी 3D5 के कर देने से दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि यदि 3D से इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो निश्चित था वो 4S को भी धक्का मारता। अब ऐसी दशा में ना तो 4S से निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन, ना ही 3D से निकल पाएगा। इसीलिए एनर्जी की इक्वलिटी के लिए ऐसा किया जाता है। और आप इसको अपवाद मान करके बिल्कुल मत बैठिए, बस इसी बात को ध्यान में रखिए कि दोनों के बीच की एनर्जी का इक्वलेशन करना हमको है। चलिए इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल जिसका नाम है कॉपर। यही बात वहाँ पर भी लागू होती है। देखेंगे कॉपर का 29 होता है। कॉपर आप करेंगे क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। देखिए 6 4 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 20 9 29, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए आज फिर वही हाल हो गया कि यदि ये 4s एक इलेक्ट्रॉन दे दे, किसको? 3D को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो दोनों की यानी 4s1 और 3d10 दोनों की जो एनर्जी क्वालिटी होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है। दोनों की एनर्जियां बराबर हो जाएंगी, यानी कि ऊर्जायुक्त दोनों हो जाएंगे। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल 3D से हो जाएगा। यानी कि दोनों में एक अच्छी स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पर हमें 4s1 करना पड़ेगा और यहाँ पर 3d10 करना पड़ेगा। बस यही बातें हैं। इसी बातों को ध्यान में रख करके आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, यदि आपको कोई समस्या होती है तो हम एक वीडियो और इस पर बना देंगे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही संबंधित होगा। अभी तो केवल हमने एलिमेंट यानी कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कभी आयन का नहीं किया। आयन को भी देख लीजिए इसी में। जैसे आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को निकालता है या उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें, कॉपर 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, Fe2 पॉजिटिव भी हो सकता है, Fe3 पॉजिटिव भी हो सकता है, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो सकता है, फ्लोरीन 1 नेगेटिव हो सकता है, मतलब सल्फर 2 नेगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। यहीं पर परिभाषा होती है धातु और अधातु को। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। धातु अधातु की परिभाषा भी यहीं से मिल जाती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की कैपेसिटी रखते हैं वे अधातु कहलाते हैं। वैसे ये सब जो होता है ये बिल्कुल ये समझ लीजिएगा, ये नॉन मेटल है जिसको आप अधातु कहते हैं, ये अधातु है। और ये सब जो होते हैं ये मेटल होते हैं, इसको आप धातु बोलेंगे। धातु और अधातु की परिभाषा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाती है।
तो चलिए जैसे किसी एक का हम विन्यास करते हैं, एक धनायन का, एक ऋणायन का। कॉपर 1 पॉजिटिव दिया गया है, आपने विन्यास अभी किया था। पहले आप कॉपर का करेंगे, मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही मिला था केवल और केवल कॉपर का। 1 पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि ये बाहरी कक्षा होती है। देखने में तो बाहरी कक्षा ये लग रही है, लेकिन बाहरी क्वांटम नंबर की बात कर लें तो 4 होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब होगा। अगर हम बात करें Zn2 पॉजिटिव की, आप Zn का विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ पर 10 हो गया। आपको निकालना कितना, 2 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव यहाँ निकालिए, इसको 0 कर दीजिए, 4s0 और 3d10। अगर सल्फर की बात कर लें, सल्फर 2 नेगेटिव की, इसका 16 होता है, इसका 30 था, इसका 29 था। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 यही था, क्योंकि 6 4 10 10 2 12 4 16 था, सल्फर का 16 था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आया है। अगर इसमें हम भर देंगे तो 6 हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर लें, 2 नेगेटिव चार्ज में 1s2 2s2 2p, ये 4 होता है, 2 2 4 और 4 8 हो गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, इसी में आप 2 इलेक्ट्रॉन और ले आएंगे, हो जाएगा 6। अब ऐसा नहीं 3 इलेक्ट्रॉन आने वाला होता तो यहाँ पर हम 7 कर देते, बिल्कुल नहीं करते, उसको 2p के बाद 3s में पहुँचा देते। फिलहाल ऐसा नहीं होगा कभी ऑक्सीजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि ऐसा नहीं है कि p में 7 इलेक्ट्रॉन 6 से ज़्यादा भर करके 7 8 9 10 भर दे, ऐसा नहीं। उसके लिए आपके लिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स उपकोष खाली भरे पड़े हुए हैं, उसमें आप इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी वे में। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उन्हें मैं अगले वीडियो में, जैसे क्या क्या है, संयोजकता की बात कर लें, संयोजकता की बात कर लें, कैसे संयोजकता को क्लियर करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें, ऑक्सीकरण संख्या इसी से निकाल सकते हैं। तत्वों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान का निर्धारण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान का निर्धारण, इसे हम जरूर कराएंगे अगले क्लास में, कि कोई तत्व आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आवर्त सारणी में इसके स्थान की विवेचना कीजिए, यानी कि पूरे जो आवर्त सारणी आपको SPDF ब्लॉक बना करके दिया गया है, उसमें दिया गया था तो किस स्थान पर होगा, जो उसमें आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 14 खड़े कॉलम दिए गए हैं, आपको बताना होगा किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। इसके लिए हम एक नए तरीके से नया वीडियो बनाएंगे, बहुत ही मतलब अपडेटेड वीडियो होगा, आप पाएंगे उसको नेक्स्ट में। लेकिन बस आज की क्लास को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आज का क्लास केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था। कम से कम आप जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। फिर इसी के माध्यम से जो हमने लिखा संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान, इन सभी की विवेचना करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। कैसा रहा आज का वीडियो ये, कैसा रहा आज का क्लास ये, कितनी अच्छी क्लियरिटी रही, कितना अच्छा आपको समझ में आया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। बस आज यहीं पर क्लास को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।